तो हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्सशाला पर। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा चैनल है इस पे मैं क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ को पूरी तरीके से कवर करता हूँ। अभी तक हम 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं प्लानिंग तक। जो बच्चे अभी पहली बार इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस जितने भी मैंने 4 चैप्टर्स पे वीडियोस बनाई हैं उसको भी कवर करिए ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिले सारे चैप्टर्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग वो फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन को टोटली ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो स्मूथ मैनर में चल सके। ठीक है, तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है और इनके बीच एक ऐसा बैलेंस बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली कंडक्ट और चलाई जा सके। ठीक है, ये हो गया इसका, ये मोटा मोटा मतलब हुआ, ये हल्का मतलब हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता क्या है। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क को ग्रुप किया जाता है, यानी कि टास्क को पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उन टास्क की ग्रुपिंग की जाती है, उसके बाद ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है और साथ ही साथ अथॉरिटी यानी कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग को इस्टेब्लिश किया जाता है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग ही वो फंक्शन है जिसके अंदर उन सारे फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर या अरेंज किया जाता है जो प्लान को, जो हमने प्लानिंग फंक्शन के अंदर अपना प्लान बनाया था उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ग्रुपिंग द टास्क, assigning the duties and establishing the authority, which creates an organizational structure. And mainly in organizing function, the manager also arrange all the required resources such that the financial resources and the physical resources which are needed to implement the plan which an organization make in the planning function. तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को एक साथ ग्रुप किया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इस फंक्शन के थ्रू। फिर उन डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है इस फंक्शन के अंदर और साथ ही साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाती है ताकि रोल क्लैरिटी हो जाए कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर जब ये तीन चीज़ें कर दी जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो यही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो प्लान उन्होंने बनाया था प्लानिंग फंक्शन के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल और फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड और मशीनरी या फिज़िकल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको भी इसी फंक्शन के अंदर एक मैनेजर अरेंज करता है ताकि प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग तो हमने क्लियर कर लिया कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक वो मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, टास्क को ग्रुप करके, साथ साथ ड्यूटीज़ को असाइन करके और अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करके। और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ही एक मैनेजर सारे फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करता है ताकि जो प्लानिंग फंक्शन के अंदर बनाया गया था उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है। अब हम इन डिटेल समझेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे अगर आप मेरी पिछली वीडियो को गो थ्रू करोगे तो मैंने प्लानिंग प्रोसेस कवर किया है, तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आप प्लानिंग के प्रोसेस, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था वैसे ही क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो पहला स्टेप जो होता है ऑर्गेनाइजिंग का वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से ही समझ आता है, अब जो प्लानिंग फंक्शन के अंदर जो प्लान बनाया था ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग के उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद जो काम करना है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर पहले स्टेप में यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले आइडेंटिफाई करती है कि क्या क्या काम करना है और उस काम को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। अब डिवाइड कैसे करती है, डिवाइड करती है एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करेगी उसे उनकी कॉम्पिटेंसी यानी कि उनकी कैपेबिलिटी और उनकी एबिलिटी के बेस पे।
ठीक है, ताकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। डिवीजन करेगी तो ना स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा एफर्ट्स का, यानी कि एक काम बार बार नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि जब आप हर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम दे दोगे और इससे काम भी सिंपलर हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर वो होता है आइडेंटिफाई करना कि काम करना क्या क्या है, और उसके बाद उस काम को डिवाइड कर देना। ठीक है, एम्प्लॉयज़ में उनकी कैपेबिलिटी और उनकी एबिलिटी के हिसाब से। सेकंड स्टेप, अब देखो पहले स्टेप में क्या किया, काम को आइडेंटिफाई किया और डिवाइड कर दिया। अब दूसरे स्टेप में जिन एम्प्लॉयज़ में काम को डिवाइड किया है ना, उन एम्प्लॉयज़ में जिन जिन एम्प्लॉयज़ को एक जैसा काम दिया है उनको एक बंच में रख लिया जाएगा और उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, या उसी प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तो सेकंड स्टेप में यही होता है कि जिन लोगों को काम डिवाइड किया गया था उनमें से जिन लोगों को एक जैसा काम दिया गया था उनको एक, आप कह सकते हो एक ग्रुप में टुगेदर उन्हें उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, और इसी प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग सिमिलर जॉब्स इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये भी दो बेसिस पे बनते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड सेकेंड इज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन नाम से ही बहुत कोरिलेट करता है, जब आप डिपार्टमेंट्स बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, अब देखो जो जो लोगों को सेल्स का काम दिया था उन्हें एक ग्रुप बना दिया उनका, जिसको नाम दे दिया सेल्स डिपार्टमेंट। जो लोगों को परचेज से रिलेटेड काम दिया था उनको परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, और जिन लोगों को मार्केटिंग का काम दिया था उन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। ठीक है, सो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब यही होता है कि जब ग्रुप किया जाता है जॉब्स को उनके फंक्शंस के बेसिस पे, एम्प्लॉयज़ के फंक्शंस के बेसिस पे कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जब डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जैसे ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो दो प्रोडक्ट बनाती है, मान लो सोप भी बनाती है शूज़ भी बनाती है। अब सोप के लिए एक पूरा कंबाइंड डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, तो सोप के लिए ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने वाले क्या हैं, लोग हैं। और शूज़ के लिए भी एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जब डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे बनाया जाता है, और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जब प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेप। तो तीसरा स्टेप है अब हमारा असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। तो अब आपने देखा अभी हमने सेकंड स्टेप जो था उसमें क्या बनाए थे, डिपार्टमेंट्स बनाए थे, यानी कि जो लोग थे उनका एक ग्रुप बनाया था और उनमें एक टैग लगा दिया था डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी तो ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी। तो जो सेकंड स्टेप में डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे ना उनमें क्या करा जाता है, असाइन की जाती हैं ड्यूटीज़, यानी कि ड्यूटीज़ को असाइन कर दिया जाता है कि डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर कौन होगा। तो उनके उन डिपार्टमेंट्स के अंदर उन वेरियस और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी उनको ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, और ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं एक रिटर्न लेटर से जिसे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना आप कि एक रिटर्न लेटर के थ्रू उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। जब उनको ड्यूटीज़ दे दी जाती है तो अब आपको लगेगा कि काम को शुरू कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। जब उन्हें ड्यूटीज़ दी जाती है तो उसके बाद अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटी होती है, पावर दी जाती है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ वाई द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ गिवन आफ्टर द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। पहले उन्हें ड्यूटीज़ दे दी फिर पावर्स दे रहे हो। तो पावर्स बाद में इसलिए दी जाती है ताकि एक जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ड्यूटीज़ दे दी जाएंगी इसका मतलब काम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक उन्हें अथॉरिटी नहीं दी गई लास्ट स्टेप तक तब तक वो काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी के बेस पे ही तो पता चलेगा कि जिसको ज़्यादा अथॉरिटी वो टॉप लेवल के अंदर आएगा और जिसको कम अथॉरिटी वो लोअर लेवल में, और जिसे मॉडरेट अथॉरिटी वो मिडल लेवल में। तो अथॉरिटी के बेसिस पे एक डिस्टिंक्शन पता चल जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। और जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर होगा अथॉरिटी को देके तो ऑटोमेटिकली क्या भी बन जाएगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अथॉरिटी देने के बेसिस पे जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन टॉप लेवल का है, कौन मिडिल लेवल का और कौन लोअर लेवल का, तो उसके बेस पे पता चल जाएगा जो लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कि अब मुझे किसको रिपोर्ट करना है। यानी कि अगर एक मिडिल लेवल का बंदा है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप लेवल के बंदे को। ठीक है, और लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल को।
तो अथॉरिटी इस्टेब्लिश ही इसलिए की जाती है ताकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिले, वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए अच्छे तरीके से, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पूरा ढंग से मेंटेन हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है ना, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने फिर भी एक एग्जांपल दिया है कि आपको इंश्योर हो जाए कि आप ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू समझ के ही जाओ। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, और अब ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले ना प्लानिंग करती है। तो प्लानिंग के अंदर अब उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि काम को ऐसे ऐसे करना है, उन्होंने एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन को उन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था कि काम ऐसे ऐसे करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को ऐसे ऐसे अचीव करेंगे। तो अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अब वो आइडेंटिफाई करती है कि काम क्या क्या करना है, यानी कि जो प्लानिंग के अंदर उन्होंने प्लान डिसाइड किया था उसको पहले आइडेंटिफाई करती है कि उनमें क्या क्या वर्क हमें करवाना है अपने एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया अच्छे से, तो उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद वो डिवाइड कर देंगी काम को, किस में, एम्प्लॉयज़ में। तो आफ्टर दैट डिवाइडेड टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करेंगी उनकी कॉम्पिटेंसी और उनकी एबिलिटी के मुताबिक। ये तो मैं 100 बार बता चुका हूँ आपको, हेनरी फियोल के डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल में भी बताया था कि काम को वो डिवाइड करेंगी किसके बेसिस पे, उनकी कॉम्पिटेंसी और उनकी एबिलिटी के बेसिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वर्क, अब यहाँ पे पहले क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क को आइडेंटिफाई किया कि काम क्या क्या है, फिर उसी काम को जिसे आइडेंटिफाई कर चुकी थी अब उसे एम्प्लॉयज़ में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से डिवाइड किया कि उनको जो काम आता है उनको वही काम दिया जाए, यानी कि उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उन्हें काम दिया जाए। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन मिलेगी, नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि एक काम दोबारा नहीं किया जाएगा क्योंकि सबको अपना रोल क्लैरिटी होगी कि उन्हें क्या काम दिया गया है, और वर्क सिंपलर हो जाएगा क्योंकि जब काम को बांट दिया जाता है तो काम आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया और फिर क्या कर दिया, काम को डिवाइड कर दिया एम्प्लॉयज़ में ताकि ये बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। फिर आते हैं सेकंड स्टेप पे, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अब ऑर्गेनाइजेशन ने जिन जिन एम्प्लॉयज़ को काम दिया था ना, अब वो क्या करेगी, जो सेम टाइप का काम करते होंगे, जैसे मान लो ये वाला एम्प्लॉय और ये वाला एम्प्लॉय एक टाइप का काम कर रहा है, तो इनको एक बंच में इनको एक बंच में रखेंगे, एक इनका ग्रुप बना देंगे और उसी को क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट कर देंगे, जो वो काम करते हैं उसका डिपार्टमेंट बना देंगे। तो सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अब पहले स्टेप में उन्होंने काम डिवाइड किया था एम्प्लॉयज़ पे, अब जिन एम्प्लॉयज़ को काम दिया था ना उनमें से सेम काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप में रखा जाता है और उनका क्या बना दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट। तो सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिपार्टमेंट्स बनाती है बाय मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर जॉब्स। ठीक है, अब डिपार्टमेंट भी दो तरीके से बना सकती है ये। ठीक है, अब कौन से दो तरीके होते हैं वो, तो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक है फंक्शंस के बेसिस पे और एक होता है प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। जब फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं तो उसे फंक्शनल डिपार्टमेंट कहा जाता है, जब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो उसे डिविजनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अब जिन लोगों को क्या उसने काम दिया था, मान लो ये XYZ एम्प्लॉयज़ हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इनको काम दिया था, अब उन्होंने पता है कैसे डिपार्टमेंट्स बांटे, जो सेल्स वाले थे उनको एक डिपार्टमेंट में रख दिया जिसका नाम सेल्स डिपार्टमेंट रख दिया, मार्केटिंग वालों को एक साथ रख दिया जिसका नाम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब तो आप देख रहे हो कि जो इनका फंक्शंस था, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, उनके बेस पे ही इनका क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया या उनका डिपार्टमेंट बना दिया। इसी को कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, यानी कि जब फंक्शंस जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके बेसिस पे ही डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएँ तो उसे ही फंक्शनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंट। अब डिविजनल डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, ये मेनली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है ना जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोप के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें मार्केटिंग का भी एक एम्प्लॉय था, मतलब मार्केटिंग के भी एम्प्लॉयज़ थे, सेल्स के भी एम्प्लॉय थे, परचेस के भी थे और फाइनेंस के भी थे। वहीं एक बिस्कुट्स का भी ये इनका एक बिस्कुट्स का भी क्या था, बिजनेस था, तो बिस्कुट के लिए इन्होंने अलग डिपार्टमेंट बनाया। तो जो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है उसमें प्रोडक्ट्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो फंक्शंस के बेसिस पे नहीं बनता, जिसमें मल्टीटास्किंग फंक्शंस परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शनल और डिविजनल।
उसके बाद अब देखो दूसरे स्टेप में क्या बनाए, डिपार्टमेंट्स बनाए। तो अब देखो इस सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी तो कोई मैनेजर होगा जो इस सेल्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, पता है ना आपको, जिन्हें हम पर्सनल मैनेजर्स कहते हैं। या इन सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी तो कुछ ड्यूटीज़ दी जाएंगी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को। तो तीसरे स्टेप में क्या ड्यूटीज़ क्या की जाती हैं, असाइन की जाती हैं। तो अभी जो डिपार्टमेंट्स बने थे ना, इन सब डिपार्टमेंट्स पे क्या दी जाएंगी, ड्यूटी दी जाएंगी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में ड्यूटीज़ ही असाइन की जाती हैं। थर्ड स्टेप में अब सबको ड्यूटीज़ असाइन कर दी डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब आपको ये नहीं सोचना है कि काम शुरू हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में इस्टेब्लिश किया जाएगा रिपोर्टिंग रिलेशन, या आप इसे इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी भी कह सकते हो। अथॉरिटी का मतलब मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बता रखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू कर लो आप। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि अथॉरिटी का मतलब है किस ह्यूमन रिसोर्स के पास एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डिसीजन लेने की पावर होती है। जिसके पास वो अथॉरिटी ज़्यादा होगी वो उतने ही टॉप लेवल का बंदा होगा, जिसके पास वो अथॉरिटी कम होगी वो उतने ही लोअर लेवल का बंदा होगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए थे और जिनको भी ड्यूटीज़ दी थी, अब उनको क्या देंगी, पावर देंगी डिसीजन लेने की। तो जिसको अथॉरिटी ज़्यादा मिलेगी वो सुपीरियर होगा, जिसको कम मिलेगी वो सबऑर्डिनेट होगा। अब अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में रोल की क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि जिसको मान लो इनको अथॉरिटी ज़्यादा मिली है तो इनका कद बड़ा है देखो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑर्डर देंगे इनको इनको इनको। ठीक है, अब मान लो इनको अथॉरिटी दी है इनसे ज़्यादा अथॉरिटी इनको दी है इन तीनों को, तो ये इसे ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन ये जो तीन है इनको अथॉरिटी इनसे कम मिली है, तो ये इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, उल्टा ये इसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो समझ रहे हो क्यों होता है ये, ताकि रोल की क्लैरिटी हो जाए सबको कि अच्छा मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरा, इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबको पता चल जाता है कि कौन मेरा सुपीरियर है और कौन मेरे अंडर काम कर रहा है। और तीसरा, जब सबको ये क्लियर हो जाएगा कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्या है, कौन मेरा सुपीरियर है कौन मेरे सबऑर्डिनेट है, तो उससे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे को मुश्किल आई काम में तो मुझे किसको रिपोर्ट करना है। ऑफकोर्स है, अगर किसी को ये पता होगा कि मेरा सुपीरियर ये है तो वो अपने काम से रिलेटेड डिफ़िकल्टी को अपने से सुपीरियर से ही पूछेगा ना। तो ये तीन फ़ायदे हो जाते हैं जब इस्टेब्लिश किया जाता है अथॉरिटी को। ठीक है, और इस पॉइंट को हम इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अब क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अभी तक जितना मैंने बेस पढ़ाया कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का पूरा प्रोसेस जो अभी तक हमने समझा विद एन एग्जांपल, तो उनके बेस पे अब आपको जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, ऑफ कोर्स मिलेगा। पहला ही जो स्टेप था ये था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि डिवाइड किया जाता है काम को आइडेंटिफाई करने के बाद। तो जब काम को डिवाइड किया जाता है तो वो एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी के हिसाब से किया जाता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा काम आता है, और उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ही तो मिलता है। तो ऑफकोर्स है, जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर काम को डिवाइड किया जा रहा है तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है रोल क्लैरिटी। ऑफकोर्स है, जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि ड्यूटीज़ सबको असाइन की जाती हैं थ्रू अ डिस्क्रिप्शन या जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर, तो ऑफकोर्स सबको अपने अपना काम क्लियर होगा, तो रोल क्लैरिटी भी रहती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी। तीसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। आपने अभी इसी स्टेप के अंदर देखा कि स्टैब्लिश की जाती है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है डिसीजन लेने की, तो जिसको ज़्यादा पावर वो सुपीरियर, जिसको कम पावर वो सबऑर्डिनेट। तो क्लैरिटी भी तो हो जाएगी वर्किंग रिलेशन में, यानी कि पता होगा कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है, वो मेरा सुपीरियर है या वो मेरा सबऑर्डिनेट है। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब ये कैसे हो, हम देखो ऑर्गेनाइजिंग जो आपने पढ़ा फंक्शन या उसका पूरा प्रोसेस, उसमें काम को डिवाइड किया जाता है, तो सबको ये पता होता है कि मेरे को क्या काम करना है, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स भी बनाए जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि मेरा स्पेसिफिक गोल है क्या, तो हर डिपार्टमेंट को उतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं जितने उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। विच मीन्स प्लानिंग में जो हमने प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइज यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, जिसमें कॉस्ट भी कम बैठती है क्योंकि काम को डिवाइड अच्छे तरीके से किया गया है, सबको अपने रोल की क्लैरिटी है, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें पता है कि उनका स्पेसिफिक गोल क्या है, तो उनको कितने रिसोर्स चाहिए वो भी उन्हें क्लियर है। इसलिए रिसोर्सेज का
अनइवन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अभी आप ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है डेलीगेशन, ठीक है, या डिसेंट्रलाइजेशन। मेनली डेलीगेशन से इसका तात्पर्य है, जब आप अभी मैं डेलीगेशन को पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे कि ये ऑर्गेनाइजिंग का ये क्यों इंपॉर्टेंस है। क्योंकि डेलीगेशन का मतलब होता है जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम देता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो उससे क्या होता है, जब वो अपने से सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो काम कर रहा है जो उसका सुपीरियर करता था। इसलिए डेवलपमेंट भी होता है किसका, पर्सोनल यानी कि एम्प्लॉयज़ का। तो ये भी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही आता है डेलीगेशन भी, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे, अब देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने क्या बनाया, डिपार्टमेंट्स बनाए। तो जब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में एक यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है। वो सारे काम अपना अपना कर रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन में चलने के लिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही डिपार्टमेंट्स बनते हैं। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स बनते हैं तो उनके बीच में एक हारमोनियस रिलेशन रहता है, ठीक है। और उससे उनका काम बहुत इफेक्टिवली चल रहा होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंस इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफकोर्स, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, ठीक है, उनको रोल क्लैरिटी होगी, तो बताओ जब ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू अचीव कर लेगी एक ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या उसका एक्सपेंशन और ग्रोथ नहीं होगा। और आपको भी पता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट्स को भी एक्सपेंड कर सकती है। तो जब वो एक्सपेंड करेगी तो उसका एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, साथ में जब वो काम को यूनिटी से करोगी तो उसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने 3 टॉपिक कवर किए इस वीडियो के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। अब अगली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, और भी कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ हम कवर करेंगे। और वीडियोज़ को शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट हो गया, तो मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिले, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इस काम के अंदर। ओके बाय।